Hello guys. In the last lecture we started talking about the vectors. वेक्टर्स के बाद हमने बात करना शुरू किया था कि हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. देन वी टॉक्ड अबाउट वेक्टर्स एडिशन एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन. बेसिकली वी स्टार्टेड विद द vector algebra. So what do you mean by vector algebra? Basically vectors does not follow just normal linear algebra because the value of the vector, the meaning of the vector is depend upon the direction as well. जब ऐसी बात आती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर एक चीज़ लीनियर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती है तो वी हैव टू डिराइव सम अदर मेथड्स फॉर द एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. तो वेक्टर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन और बाकी चीज़ों के लिए हमने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा. तो इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट any vector can be represented as, suppose a bar is a vector, तो a bar can be represented as magnitude of a bar into a cap. ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसको और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए रिजल्टेंट ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स, ए एक्स बार ये इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, प्लस ए वाई बार ये इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, प्लस ए जेड बार ये इसका जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट है. इसका मतलब इन तीन डायरेक्शन के कंपोनेंट्स के एडिशन के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है ये इन तीनों का रिजल्टेंट है. ठीक है. तो अगर सपोज ये इन तीनों का रिजल्टेंट है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन जो है मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ. कैसे लिखा जाता है? ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप. ठीक है. थोड़ा सा फंडा क्लियर करने के लिए अभी के लिए मैं बस ये z वाला पार्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. लेटर अगर कुछ एग्जांपल्स उस पर आते हैं तो उस टाइम पे हम ये वाला फंडा क्लियर करेंगे. अभी के लिए मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि a बार इज अ वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन जिसका x कंपोनेंट ए एक्स है और y कंपोनेंट ए वाई है. x कंपोनेंट ए एक्स आई कैप है और y कंपोनेंट ए वाई जे कैप है. अब द थिंग इज कि यहाँ पे ये वाली जो मेथड होती है इसमें हम कहते हैं कि एक ये जो वेक्टर है ए वेक्टर है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है. लेकिन हमारा बेसिक वेक्टर तो ये है, ये तो बाद में आए हैं. सो बेसिकली ये जो उल्टी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होती है कि दो वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद मैं रिजल्टेंट निकाल लाता हूँ, इसे हम वेक्टर एडिशन कहते हैं. लेकिन एक ही वेक्टर है उसको मैं दो अलग वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंसिडरिंग दैट इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर होने वाला है. इस मेथड को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है. बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी. अभी के लिए ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो अब इसका मतलब ये है कि सपोज ये एक रैंडम वेक्टर है ए बार, ये ए बार एक रैंडम वेक्टर है, तो इसको मैं एक्स डायरेक्शन में ए एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वाई डायरेक्शन में ए वाई बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो ये वाला ए वाई बार और ए एक्स बार इन दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली ये ए बार है. ठीक है. तो अब जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे ए बार जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ए बार का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो ए बार का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई इंटू कॉस थीटा. ये वाला इन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड मिलता है मुझे. ठीक है ना. ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है. अगर ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई. तो यहाँ पे ए एक्स और ए वाई इन दोनों में एंगल कितना है? ऑब्वियसली 90 डिग्री. तो cos 90 इज इक्वल टू 0 बन जाता है. तो क्या मिल जाता है मुझे? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. गेटिंग द पॉइंट. इसका मतलब अगर मुझे बोला गया कि ए बार इज अ वेक्टर जो रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सपोज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप ऐसे रिप्रेजेंट किया है. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछी है मुझसे. तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ए बार की मैग्नीट्यूड क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ए वाई स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ नथिंग बट 5. ये यानी ए बार की मैग्नीट्यूड कितनी आई? 5. ऐसे किया जाता है. अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन? अब डायरेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं. अब हुआ क्या कि ये जो ए है इसकी डायरेक्शन मुझे निकालनी है. तो कैसे निकाली जाती है इसकी डायरेक्शन? तो द थिंग इज कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जैसे बोला था कि
always the direction is represented or direction is shown with respect to any known direction. तो यहाँ पे ये जो ax है ये मुझे नोन डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये ay है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इसका मतलब ये और ये डायरेक्शन दोनों नोन डायरेक्शन है मेरे लिए। तो अगर मैं सपोज ये वाला एंगल अल्फा पकड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था tan अल्फा इज इक्वल टू बी, सॉरी बी नहीं, अभी यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट, यानी कौन सा कंपोनेंट है, ay। सो ay sin थीटा डिवाइडेड बाय ax प्लस ay cos थीटा, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय दैट पर्टिकुलर वेक्टर विथ x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के साथ किया हुआ एंगल उस a वेक्टर का। तो ay sin थीटा डिवाइडेड बाय ax प्लस ay cos थीटा। तो अब इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 है तो ये वैल्यू 1 बन जाती है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाता है। तो क्या मिलता है मुझे, ay डिवाइडेड बाय ax, ये क्या मिलता है मुझे, tan अल्फा की वैल्यू मिली मुझे, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax। अगर ऐसे ही है तो मुझे अगर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा द डायरेक्शन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ay, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ay, अगर ये निकालनी है तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल समझ में आ जाता है, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ax बाय ay, ठीक है ना, ax बाय ay। अब यहाँ पे ठीक से देखो, ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है, ये डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन डायरेक्शंस है। यहाँ पे नॉन डायरेक्शंस दो है, कौन कौन सी, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, यानी ये x डायरेक्शन यानी प्रॉपरली पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन है, ये y यानी प्रॉपरली y कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन है। अल्फा बीटा यहाँ पे मुझे दो एंगल्स मैंने यहाँ पे जैसे कंसिडर किए वैसे कंसिडर किए हैं। अगर आपको tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं हुआ है तो जब होगा तब समझ में आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे, लेकिन अभी मैं उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। याद रखना कि tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, यानी फॉर एग्जाम्पल एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, व्हाट डज इट मीन। तो मुझे पता है कि tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, या फिर tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज द ओनली थिंग। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अभी उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक पर्टिकुलर जो वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन एंड बाकी सारी चीज़ें उसके रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू डू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, देन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक छोटी सी बात बतानी रहेगी आपको। सो और एक रिप्रेजेंटेशन है इसका, कौन सा वाला, ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है ए बार डिवाइडेड बाय ए बार डिवाइडेड बाय ए, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी एक दो एग्जांपल्स लूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक से देखना। चलो सपोज देयर इज अ वेक्टर ए बार विच इज इक्वल टू I plus j, there is another vector b bar is equal to I minus j, then find the magnitude of a bar plus b bar, ठीक है ना। a बार प्लस b बार की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। और अगर a बार प्लस b बार को अगर मैं c बार कंसिडर करता हूं तो मुझे c कैप भी फाइंड आउट करना है। ठीक से देखना क्या फाइंड आउट करना है, सी कैप। तीन चीजें, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ए बार प्लस बी बार की, और तीसरा क्या फाइंड आउट करना है, ठीक से देखना, तीसरा क्या फाइंड आउट करना है मुझे, सी कैप, यानी डायरेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। यानी ये दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। सो विल ट्राई, ठीक है ना, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू नथिंग बट आई प्लस जे प्लस आई माइनस जे इज इक्वल टू, ये जे कट गया, क्या रहा, सिर्फ 2i रहा, ठीक है ना। सो ये क्या आई, ये ए बार प्लस बी बार आया, ए बार प्लस बी बार की वैल्यू आई, यानी ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो ए बार प्लस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यानी
2 स्क्वायर प्लस ए वाई है ही नहीं, सो प्लस 0, सो क्या मिलेगा मुझे 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, रह जाएगा 2। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालनी है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन? सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट इसका 0 है, डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट इसका 2 है, ठीक है ना। सो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, तो मुझे क्या मिलती है tan इनवर्स ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, सो tan इनवर्स ऑफ 0 मिलता है। सो tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो x के साथ कितना एंगल करता है? 0 डिग्री, यानी वो किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में ही तो है वो। गेटिंग द पॉइंट? x डायरेक्शन में ही तो है वो। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सो सी कैप अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा तब हम ये सी कैप फाइंड आउट करेंगे। अभी के लिए पॉज रखो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझे कि सर आई कैप प्लस आई कैप, यानी आई के कंपोनेंट का ही सिर्फ एडिशन क्यों करना है और जे के कंपोनेंट का ही सिर्फ एडिशन क्यों करना है, और वो डायरेक्ट एडिशन कैसे हो जाता है? तो कंसिडर करके चलो, एक वेक्टर है, सपोज ए बार इज अ वेक्टर, वन वेक्टर, बी बार इज अनदर वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ए बार जो है ना उसको एक y कंपोनेंट दिया, उसको एक x कंपोनेंट दिया, ठीक है। तो y कंपोनेंट उसका क्या आएगा? ए वाई बार, उसका x कंपोनेंट कितना आएगा? ए एक्स बार, ठीक है। वैसे ही मैंने b को भी रिजॉल्व कर लिया। b को रिजॉल्व करने के बाद उसका x कंपोनेंट क्या आएगा? bx, उसका y कंपोनेंट क्या आएगा? by, सॉरी हाँ ठीक है, सही है, बी वाई बार आएगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बी बार इज इक्वल टू ए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है ना। ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक चीज समझ में आ जाती है कि अब मुझे अब इन दो वेक्टर्स का एडिशन करना है। इसका मतलब बेसिकली इन दो और इन दो, यानी टोटल 4 वेक्टर्स का एडिशन करना है। बिकॉज ये वेक्टर यानी ये दोनों और ये वेक्टर यानी ये दोनों, यानी इन दोनों का एडिशन यानी इन दोनों का एडिशन, सही है। तो अब यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी वाई जे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कौन सी है? x, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? y, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? x, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? y। तो अब सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अब ये ax भी इस डायरेक्शन में है और bx भी इस डायरेक्शन में है। सो ये bx है, ये ax है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों में एंगल कितना है? दोनों में एंगल तो 0 है, बिकॉज ये दोनों ये वेक्टर और ये वेक्टर, ax वेक्टर और bx वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना है? 0। तो अगर मैं अपना फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax bx एंड cos थीटा, दोनों में एंगल कितना है? 0। सो cos 0 की वैल्यू 1, यानी ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2ax bx, इतना ही रह जाता है। अगर इतना ही रह जाता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस bx होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्राइटेरिया मुझे मिल जाता है क्योंकि ये तो 1 बन गया, ठीक है ना। सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, यानी ax प्लस bx। यानी आप ठीक से देखना, याद रखना कि अगर सेम डायरेक्शन वाले अगर दो वेक्टर्स हैं तो दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये ax प्लस bx, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है उनकी तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यानी अगर ये वेक्टर a वेक्टर है और ये वेक्टर अगर दूसरा एक वेक्टर उसी डायरेक्शन में है जो b वेक्टर है, ठीक है ना, तो a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा? a प्लस b इतना होगा। याद रखना a प्लस बी इतना ही होगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना। दैट इज वाई हम ए वाले कंपोनेंट्स ए वाले कंपोनेंट ऐड करते हैं और एक्स वाले कंपोनेंट ऐड करते हैं और वाई वाले कंपोनेंट ऐड करते हैं, हमें इजी जाता है। गेटिंग द पॉइंट? सो अब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सो मोर थिंग्स विल बी क्लियर। ठीक से देखना। चलो, दो वेक्टर्स दिए हैं। एक वेक्टर जो है ए बार कंसिडर करो उस वेक्टर को। सो ए बार इज इक्वल टू 5 न्यूटन दिया हुआ है, बी बार इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब इन ये दोनों कैसे अप्लाई होते हैं, किस डायरेक्शन से अप्लाई होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो पूछा है कि पहला, इन दोनों का रिजल्टेंट 17 न्यूटन होने के लिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन दोनों का रिजल्टेंट 7 न्यूटन होने के लिए उन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन दोनों का रिजल्टेंट 13 न्यूटन होने के लिए इन दोनों में एंगल कितना होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ना पूछा है ए बार 5 न्यूटन दिया हुआ है, बी बार। सो इन दोनों के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट इतना आ रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल यानी बेसिकली थीटा पूछा है। सो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको कंसीडर करो R1, इसको कंसीडर करो R2, इसको कंसीडर करो R3। सो R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा निकालना है हम लोगों को। सो R1 की वैल्यू कितनी है, सो R1 की वैल्यू 17 न्यूटन दी है। सो 17 न्यूटन आने के लिए दोनों वेक्टर्स का, इसका मैग्नीट्यूड है 5 स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्वायर निकालो, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके इस तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो और ये वाला स्क्वायर इस तरफ डिवाइड कर दो, आपको मिलेगी cos थीटा की वैल्यू। सो cos थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, उस टाइम पे आपको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी 1। सो इसका ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या मिल जाता है आपको, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 7 न्यूटन कब होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है आपको, R2 इज इक्वल टू, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इंस्टेड ऑफ 17 आपको 7 रखना है, इंस्टेड ऑफ 7 स्क्वायर आपको यही सब कुछ रखना है। तो एंड में जाके आपको आंसर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ट्राई करके देखो, कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं घुसूंगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू -1, सो थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 180 इज इक्वल टू -1, याद रखना। उसके बाद तीसरा R3 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे R3 ही कर दो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, R3 की वैल्यू 13 न्यूटन, सो 13 रख दो, बाकी एवरीथिंग सेम। यहाँ पे 13 न्यूटन रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम कर दो। आपको यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। इन दो जगह पे cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। सो इट इज दैट सिंपल, ठीक है। और एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करो। चलो क्वेश्चन दिया है ए बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप एंड बी बार इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। सो ये दोनों कर सकते हैं हम लोग ना। अगर ये सॉल्व करना है हम लोगों को, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। सो a बार प्लस b बार, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। सो हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इजी है। सबसे पहले a बार प्लस b बार फाइंड आउट करते हैं। सो a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 6i प्लस 8j। चलो अब i वाले कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। सो 6 प्लस 4 10i एंड माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5j, ये वैल्यू आ जाती है a बार प्लस b बार की। अब मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड a बार प्लस b बार इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर, यानी बेसिकली i कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर। सो x कंपोनेंट का स्क्वायर 100 प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर 25। सो कितना मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 125 विच इज नथिंग बट 5√5, 25 इंटू 5 ना, सो 5 बाहर आ जाएगा। सो 5√5 ये आया। अब डायरेक्शन निकालना है। अगेन डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मीन्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सो अभी यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट कितना है 5 डिवाइड बाय j कंपोनेंट, x कंपोनेंट कितना है 10, सो 5/10, सो विच इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो हमें अभी पता नहीं है कि किस एंगल का
किस एंगल का tan जो होता है वो 1/2 आता है. सो इसको ऐसे रखा तो भी चलेगा अभी के लिए. सो दैट्स इट. इतना इजी है.